वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर हो गए 159। ठीक है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो हमने स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट लेसन है जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है, पहला पारिस्थितिक तंत्र हो गया, तो जैव विविधता एवं संरक्षण इस सेकंड वाले लेसन में जो हम कवर करेंगे वो कवर करेंगे जैव विविधता के प्रकार, आनुवांशिक प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्र विविधता को भारत के हॉटस्पॉट। ठीक है, जैव विविधता के लिए खतरे और संरक्षण रणनीतियाँ क्या हैं। संरक्षित क्षेत्र जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व पर चर्चा होगी। इसके भीतर कोर जोन, बफर जोन, संक्रमणकालीन जोन, ठीक है, जिसको ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, और 4 हॉटस्पॉट हैं भारत में, आपको पता ही होगा। और आर्द्रभूमि वेटलैंड्स पर चर्चा होगी, रामसर स्थलों पर चर्चा होगी, मैंग्रोव पर चर्चा होगी और प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ से रिलेटेड प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। टॉपिक है जैव विविधता के प्रकार। आनुवंशिक विविधता किसे कहते हैं, प्रजातीय विविधता क्या होती है, पारिस्थितिक विविधता क्या होती है, पारिस्थितिक तंत्र विविधता। पहला प्रश्न है पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में, ठीक है, क्या है, वेस्टर्न घाट में ईस्टर्न घाट की तुलना में एम्फीबियन यानी उभयचरों की अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह किस प्रकार की विविधता का उदाहरण है, बताइए। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या जेनेटिक ड्रिफ्ट। आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक तंत्र विविधता या आनुवांशिक विचलन। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र विविधता तो है नहीं। पारिस्थितिक तंत्र विविधता का मतलब है कहीं मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र, कहीं मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, कहीं वर्षावन का पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ तो बात हो रही है कि पश्चिमी घाट की तुलना में ईस्टर्न घाट में उभयचरों की प्रजाति अधिक है। ठीक है, पश्चिमी घाट में इसकी तुलना में उभयचरों की प्रजाति अधिक है, तो ये प्रजाति विविधता है, भी है इसका आंसर। देखिए, यह प्रजाति विविधता का उदाहरण है जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद प्रजातियों की संख्या और उनकी विविधता को दर्शाती है। पश्चिमी घाट में उभयचरों यानी एम्फीबियनों की प्रजाति समृद्ध पूर्वी घाट से अधिक है। ठीक है, उभयचरों की प्रजाति समृद्धि ईस्टर्न घाट से अधिक है, यानी पूर्वी घाट से अधिक है। जो स्पीसीज रिचनेस है वो वेस्टर्न घाट में अधिक है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट। कुछ एडिशनल है यहाँ पर, जैसे कि और जो विविधताएं हैं उनको भी मैं यहाँ पर व्याख्या डाल देता हूँ। देखिए, आनुवांशिक विविधता क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का अर्थ है किसी एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में यानी डीएनए में होने वाले आनुवांशिक अंतर से है। यही विविधता प्रजातियों को नई बीमारियों और बदलते पर्यावरण के अनुकूल ढलने में मदद करती है, जिससे उनका स्थायित्व सुरक्षित रहता है। दूसरी है पारिस्थितिक तंत्र विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या संपूर्ण पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों, जैसे कि वन पारिस्थितिक तंत्र, रेगिस्तान का पारिस्थितिक तंत्र यानी डेजर्ट का, मरुस्थल का, महासागर का पारिस्थितिक तंत्र, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, इनकी विविधता को दर्शाती है। यह जैव विविधता का सबसे बड़ा स्तर है, यानी बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा स्तर है। अगला है आनुवांशिक विचलन क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट किसे कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट जिसे आनुवांशिक अपवाह भी कहते हैं, किसी जनसंख्या में संयोगवश यानी दुर्घटना या भाग्य से होने वाली घटनाओं के कारण एलेल्स यानी जीन रूपों की आवृत्ति में होने वाला यादृच्छिक परिवर्तन है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से छोटी आबादी में होती है और इससे प्रजाति की आनुवंशिक विविधता कम हो जाती है। अब इसको बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भारत में पाए जाने वाले आम की 1000 से अधिक किस्में और धान की 50,000 से अधिक किस्में किस प्रजाति, किस विविधता को प्रदर्शित करती हैं। क्या कह रहा है, आम की 1000 से अधिक प्रजातियां हैं और धान की 50,000 से अधिक किस्में हैं। आम की 1000 से अधिक किस्में मतलब एक ही जाति में इतनी सारी विविधता। धान की 50,000 से अधिक किस्में, तो ये क्या हो गई, ये आनुवांशिक विविधता हो गई। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गई, सी है इसका आंसर।
एक ही प्रजाति जैसे कि आम या धान के भीतर जीन के स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। ये जीवों को बदलते पर्यावरण के अनुकूल होने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ और आर्द्र भूमि जैसे विविध आवास पाए जाते हैं। यह विविधता क्या कहलाती है? तो ऊपर था डेफिनेशन, व्याख्या थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ है पारिस्थितिक तंत्र विविधता, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है ना, रेगिस्तान का, वर्षावन का, मैंग्रोव का, प्रवाल भित्तियों का। प्रवाल भित्तियों को समुद्र के वर्षावन कहा जाता है, कोरल रीफ को, वेटलैंड्स का, आर्द्र भूमि का। डी है इसका आंसर। किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों यानी इकोसिस्टम, आवासों और उनके बीच होने वाले जटिल अंतःक्रिया को पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहा जाता है। नंबर 4 पर आ जाइए। पारिस्थितिकी में किसी एक विशिष्ट आवास या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर की विविधता को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता या डेल्टा विविधता? पारिस्थितिकी में किसी एक विशिष्ट आवास या पारिस्थितिक तंत्र के भीतर विविधता को मापने के लिए ये अल्फा विविधता है। ए है इसका आंसर। देखिए, विटेकर बोटनिस्ट हुए, उनके अनुसार एक ही समुदाय या आवास के भीतर की प्रजाति विविधता को अल्फा विविधता कहते हैं। दो अलग अलग आवासों के बीच प्रजातियों के बदलाव की दर को बीटा और पूरे भौगोलिक क्षेत्र की कुल विविधता को गामा विविधता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हिमालय क्षेत्र में उगने वाले औषधीय पौधे रोवोल्फिया बोमिटोरिया द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन, क्या है उस रसायन का नाम? रेसिरपिन की सांद्रता और क्षमता में विभिन्नता किसका उदाहरण है? प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता, पारिस्थितिक तंत्र विविधता या बाह्य स्थानीय विविधता, यानी XC2। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। XC2 क्या होता है, InC2 क्या होता है, इस पर भी प्रश्न बनते हैं। फिलहाल यहाँ उत्तर क्या होगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा आनुवंशिक विविधता, यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखिए, एक ही पौधे की प्रजाति में रासायनिक क्षमता की यह भिन्नता उसके जीनों में अंतर के कारण होती है, जो स्पष्ट रूप से आनुवंशिक विविधता को दर्शाती है। अगला जो टॉपिक है इसका वो है भारत के हॉटस्पॉट, जैव विविधता के लिए खतरे और संरक्षण रणनीतियाँ। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगी, प्रिंट आउट करा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक छोटा सा अमाउंट है, 1 टाइम पेमेंट है एग्ज़ाम तक। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट बोलना है, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उसको घोषित करना है, तो नॉर्मन मायर्स के द्वारा निर्धारित पहली शर्त क्या है? देखिए, इसके लिए पहली शर्त है, वहाँ कम से कम 1500 स्थानिक संवहनीय पौधे होने चाहिए और उनसे अपना 70% मूल आवास खो दिया हो, ठीक है। और उसने अपना 70% मूल आवास खो दिया हो, तभी इसको जो है हॉटस्पॉट कहा जाएगा। 5000 संवहनीय पौधे की प्रजातियां हों, गलत। 1500 होनी चाहिए। वहाँ कम से कम 50% बाघों की आबादी होनी चाहिए, गलत है। वह क्षेत्र पूरी तरह से मानव हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए, बी है इसका आंसर। यहाँ तो ABCD बना दिया है, लेकिन स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है, इसको पहला स्टेटमेंट डाल सकता है, इसको दूसरा स्टेटमेंट डाल सकता है, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। 1500 की जगह कोई और संख्या होगी तब गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। 70% की जगह 50% होगा तो दोनों गलत हो जाएंगे। देखिए, हॉटस्पॉट बनने के लिए दो मुख्य शर्त हैं। पहली शर्त, वहाँ कम से कम 1500 स्थानिक पौधे होने चाहिए, ठीक है, जो दुनिया में कहीं और ना मिलें। और दूसरी शर्त क्या है? वह क्षेत्र गंभीर संकट में हो, यानी उसने अपनी मूल वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो। तो इसको याद रखना। अब आगे एग्जामिनर का मन बनाने दो स्टेटमेंट, उसको फैक्ट याद रखिए आप।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के 4 आधिकारिक जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल नहीं है बोल रहा है। कितने हॉटस्पॉट हैं भारत में? 4। हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र, ठीक है, और पश्चिमी घाट और श्रीलंका यानी वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। अरावली नहीं है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। एक है हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, और ये हिमालय, ठीक है, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, ये वाला अंडमान निकोबार वाला। सुंडालैंड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। अरावली पर्वतमाला इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जैव विविधता के नुकसान के लिए जिम्मेदार 4 प्रमुख कारणों में से सबसे मुख्य कारण माना जाता है क्या? देखिए सारी की सारी चुनौतियां हैं यहाँ पर। अति दोहन करोगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करो, या अत्यधिक चराई कर लो, ओवर ग्रेजिंग कर लो, तब भी नुकसान तो पहुँचेगा ना पारिस्थितिक तंत्र को। विदेशी प्रजातियों के आक्रमण से भी जैव विविधता को नुकसान होता है। सह विलुप्तता, आवास विखंडन और विनाश। तो किसी का घर ही उजाड़ दोगे तो वो सबसे बुरा हो जाएगा उसके लिए, यानी हैबिटाट लॉस और डिस्ट्रक्शन। सी है इसका आंसर। आवास का विखंडन और विनाश सबसे मुख्य है ये। देखिए हालांकि ये चारों कारण जैव विविधता को नष्ट करते हैं, लेकिन मनुष्यों द्वारा जंगलों को काटना, शहरीकरण और कृषि के कारण आवासों का नष्ट होना यानी हैबिटाट लॉस जानवरों का सबसे बड़ा और प्राथमिक कारण है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ये हैं पवित्र उपवन यानी सेक्रेड ग्रोव्स, जैसे कि मेघालय की खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस प्रकार की संरक्षण रणनीति का हिस्सा हैं? इसने एग्जाम्पल यहाँ दे दिया है। अगर ये सीधा पूछ लेता पवित्र उपवन सेक्रेड ग्रोव्स इन सीटू है या एक्स सीटू है, ये जीन बैंक तो है नहीं, ये क्रायो प्रिजर्वेशन भी नहीं है, बताओ इन सीटू या एक्स सीटू। अब मेघालय की जो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वो मानव के द्वारा तो बसाई नहीं गई हैं, वो तो प्राकृतिक है ना। तो ऐसा संरक्षण, जीव और पौधों का ऐसा संरक्षण जो उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही दिया जाता है, उसको इन सीटू संरक्षण बोलते हैं, यानी स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति। स्वस्थान मतलब उसी स्थान में, और बाह्य स्थान का मतलब क्या है? किसी चीज़ को उठाकर, जैसे कि जंतुओं और पौधों की प्रजातियों को उठाकर किसी एक विशेष स्थान पर संरक्षण देना, वो है एक्स सीटू कंजर्वेशन या फिर बाह्य स्थाने। यानी फॉर एग्जांपल बाह्य स्थाने का देखें अगर हम, तो जो बॉटनिकल गार्डन बनाए जाते हैं वो मानव निर्मित बनाए जाते हैं किसी दूसरी विशेष जगह पर, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन हो गए, सीड बैंक हो गए, जीन बैंक हो गए, चिड़ियाघर बनाए जाते हैं अलग से, जानवरों को उसमें डाला जाता है। और जो स्वस्थाने हैं मतलब इन सीटू है। इन सीटू हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, ये सब इन सीटू के अंतर्गत आता है। और ये पवित्र उपवन, ये भी सेक्रेड ग्रोव्स भी है इसका आंसर। देखिए जब हम जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करते हैं तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, यानी इन सीटू, ठीक है। पवित्र उपवन जो है वो पारंपरिक रूप से समुदायों द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र हैं, इसलिए इन्हें इन सीटू रणनीति है, इसलिए इन्हें इन सीटू रणनीति कहा जाता है, या फिर यह एक इन सीटू रणनीति है, यह स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत आते हैं ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य स्थानीय यानी एक्स सीटू संरक्षण रणनीति है जहां संकटग्रस्त जीवों या वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास से दूर सुरक्षित रखा जाता है? तो नेशनल पार्क तो इन सीटू है, बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू है, बॉटनिकल गार्डन ये हैं एक्स सीटू, वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी इन सीटू है। सी है इसका आंसर। वनस्पतिक उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन, और प्राणी उद्यान यानी जू, चिड़ियाघर जिनको बोलते हैं, और बीज बैंक यानी सीड बैंक, ये बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ संकटग्रस्त प्रजातियों को मानव देखरेख में उनके मूल प्राकृतिक वातावरण से बाहर लाकर बचाया जाता है। तीसरा जो टॉपिक है वो है इसका संरक्षित क्षेत्र यानी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व।
चलिए आ जाइए, सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा इसमें, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है जिसे वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था? तो वर्तमान का है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और तत्कालीन इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना के समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। 12वां प्रश्न है, किसी बायोस्फीयर रिजर्व के उस कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है, जैसे कि पर्यटन, चराई और अनुसंधान, यानी टूरिज्म, ग्रेजिंग और अनुसंधान यानी रिसर्च। ये तीनों बैन हैं। ये तीनों बैन हैं किसमें किसमें बैन है? ये तीनों बैन है कोर जोन में। सी है इसका आंसर। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व के 3 भाग होते हैं। सबसे आंतरिक भाग कोर जोन कहलाता है, जो पूरी तरह से संरक्षित होता है, और इसके बाहर होता है बफर जोन। ठीक है, बफर जोन में बनाऊं डायग्राम। यह है कोर जोन, यह है बफर जोन, और यह है ट्रांजिशन यानी संकरणकालीन क्षेत्र, संकरण क्षेत्र। तो यहाँ तो पूरा प्रतिबंधित है, ये बीच वाला गोला, और ये जो है यहाँ जो है सीमित छूट है अनुसंधान करने की और पर्यटन करने की। ये सबसे बाहर वाला जो है, सबसे बाहर का है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, यहाँ मानव बस्तियाँ और खेती भी होती है इस वाले में। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मुख्य अंतर क्या है? 4 अंतर है यहाँ पर, एक ही फ्रेम में डालते हैं इनको। अभयारण्य केवल पौधों के लिए होते हैं, गलत। अभयारण्य में पर्यटन पूरी तरह प्रतिबंधित होता है, गलत। राष्ट्रीय उद्यान में स्थानीय लोगों को सीमित चराई और लकड़ी इकट्ठा करने के अधिकार होते हैं, नेशनल पार्क में बिल्कुल नहीं होते। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क में उच्च स्तर का कानूनी संरक्षण होता है, और यहाँ मानवीय हस्तक्षेप या चराई पूरी तरह प्रतिबंधित होती है, बिल्कुल ठीक है। जबकि अभयारण्य में कुछ सीमित अधिकारों की अनुमति हो सकती है। सी सही है भाई। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क अधिक कड़ाई से संरक्षित होते हैं, जहां किसी भी प्रकार के निजी भूमि अधिकारों या चराई की अनुमति नहीं होती। वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में मुख्य वन्यजीव अधिकारी की अनुमति से सीमित मानवीय गतिविधियों को मंजूरी दी जा सकती है। एक सींग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न राइनोसेरोस के संरक्षण के लिए भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है? यह है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम का। बी है इसका आंसर। देखिए, असम में स्थित है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गैंडे वन हॉर्न राइनोसेरोस की सबसे बड़ी आबादी का घर है, और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 15वां प्रश्न है, मणिपुर की जो लोकटक झील है उसमें स्थित दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। यह तैरते हुए अपघटित पौधों के मलबे, जिन्हें फुमडी कहा जाता है, याद रखना है इसको। ठीक है, पौधों के मलबे पर स्थित है, जिन्हें फुमडी कहा जाता है, और यह संकटग्रस्त संगाई हिरण का अंतिम प्राकृतिक आवास है, केबुल लमजाओ। अगला जो टॉपिक है वो है आर्द्रभूमियाँ यानी वेटलैंड एवं रामसर स्थल, मैंग्रोव और कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियाँ। 16वां प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य किसका संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करता है? टाइगर एलिफेंट का, ओजोन लेयर का, वेटलैंड का, या डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण को रोकना? यह है वैश्विक आर्द्रभूमियाँ यानी वेटलैंड्स का। भी है इसका आंसर। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिस पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। यदि किसी रामसर स्थल को गंभीर पारिस्थितिक संकट या मानवीय हस्तक्षेप के कारण खतरे में माना जाता है तो उसे किस वैश्विक सूची में शामिल किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हल्का सा कंफ्यूजिंग भी। इसको IUCN की रेड लिस्ट लगाकर गलत मत कर देना, क्योंकि वेटलैंड्स की बात हो रही है तो ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से रिलेट करेगा। बी है इसका आंसर। देखिए, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची के अंतर्गत उन आर्द्रभूमियों का एक रजिस्टर है जहां पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या होने वाले हैं। वर्तमान में भारत के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का है और लोकटक झील मणिपुर की, ये दो हैं मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं। कभी किसी ज़माने में चिल्का झील भी थी, उसको हटा दिया गया मॉन्टेक्स रिकॉर्ड से, क्योंकि उसकी स्थिति सुधर गई है इसलिए। 18वें नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है जो सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है और विशाल मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है? कौन सा है? चिल्का झील, रेणुका आर्द्रभूमि, सुंदरबन आर्द्रभूमि या बेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि? सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है तो ये हो जाएगी सुंदरबन आर्द्रभूमि, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन आर्द्रभूमि, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल और यह दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों का घर है और रॉयल बंगाल टाइगर का प्रसिद्ध आवास है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। मैंग्रोव जो होते हैं ना, मैंग्रोव पौधों में पाई जाने वाली विशेष जड़ें जो दलदली और ऑक्सीजन रहित मिट्टी से ऊपर हवा में सांस लेने के लिए निकलती हैं, क्या कहलाती हैं? प्रॉप रूट्स और न्यूमेटाफोर, स्टिल्ट जड़ें, स्टिल्ट रूट्स, और चौथी है फाइब्रस रूट्स यानी तंतु में जड़ें। ना तो ये फाइब्रस है, ना ये स्टिल्ट है, ना ये प्रॉप है, ये इसको बोलते हैं न्यूमेटाफोर यानी या श्वसन जड़ें। इम्पोर्टेंट है, ये भी है इसका आंसर। देखिए, मैंग्रोव पौधे जो हैं वो खारे और दलदली पानी में उगते हैं जहां मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है। सांस लेने के लिए इनकी जो जड़ें हैं ज़मीन के ऊपर खूंटी की तरह हवा में निकल आती हैं, जिन्हें न्यूमेटाफोर कहते हैं। ठीक है, तो मैंग्रोव की तो ऊपर निकल आती हैं, ठीक है, ज़मीन के ऊपर निकल आती हैं, और जो मरुस्थलीय पौधे की जड़ें हैं वो ज़मीन के नीचे तक चली जाती हैं, दूर तक पानी की तलाश में, बहुत लंबी होती हैं नीचे। प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ को समुद्री वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी क्यों कहा जाता है? एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि समुद्र के वर्षावन किसे कहा जाता है, तो आर्द्रभूमि तो कहा जाता है, कोरल रीफ को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्यों कहा जाता है, स्टेट PCS वाला पूछ रहा है, UPSC वाला पूछ रहा है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे अत्यधिक जैव विविधता का समर्थन करती हैं और हजारों समुद्री प्रजातियों को आवास प्रदान करती हैं। बी है इसका आंसर। देखिए, यद्यपि प्रवाल भित्तियाँ महासागरीय तल के 1% से भी कम हिस्से को कवर करती हैं, लेकिन 25% से अधिक समुद्री प्रजातियों का पेट भरती हैं और उन्हें आश्रय देती हैं। इस अत्यधिक समृद्ध जैव विविधता के कारण इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी। चलिए, नंबर 21 पर आ जाइए। प्रवाल यानी कोरल और किस सूक्ष्म शैवाल यानी एल्गी के बीच एक सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है जिसके कारण प्रवाल रंगीन दिखाई देते हैं? कैल्प, क्लोरेला, जूजेंथिली और स्पिरुलिना। ना ये कैल्प है, ना ये कोलेरा है, ना ये स्पिरुलिना भी नहीं है, ये तो है जूजेंथिली। इंपॉर्टेंट नाम है, ये है इसका आंसर। देखिए, प्रवाल यानी कोरल कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करने वाले जीव हैं और जूजेंथिली शैवाल एक दूसरे के साथ सहजीविता में रहते हैं। शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रवाल को भोजन और रंग प्रदान करता है, जबकि जो प्रवाल है उसे सुरक्षा और पोषक तत्व देता है।
22वां प्रश्न है कि बढ़ते वैश्विक तापमान और प्रदूषण के कारण जब प्रवाल यानी कोरल अपने सजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं जिससे वे पूरी तरह से सफ़ेद हो जाते हैं, तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? देखिए, कोरल जो रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसमें जूजेंथिली शैवाल है, और जब वो हट जाएगा तो वो सफ़ेद दिखाई देगा कंकाल की तरह। और ये सब होगा कोरल ब्लीचिंग से, प्रवाल विरंजन। जब समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है, जैसे कि बढ़ ही रहा है, तो प्रवाल तनाव में आ जाते हैं और अपने भीतर रहने वाले रंगीन जूजेंथेली शैवाल को त्याग देते हैं। शैवाल के जाने से प्रवाल का सफ़ेद कंकाल दिखाई देने लगता है, जिसे प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। यह स्थिति लंबे समय तक रहे तो प्रवाल मर जाते हैं और मर ही रहे हैं वर्तमान में। 23वां प्रश्न है, भारत के किस तटीय क्षेत्र में प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती? भारत में कोरल रीफ अगर आपको देखनी है, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, मन्नार की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में तो मैंग्रोव मिलेंगे ना आपको। डी है इसका आंसर। देखिए, प्रवाल भित्तियों के पनपने के लिए साफ, उथले और गर्म पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में नदियां अत्यधिक मात्रा में गाद यानी सेडिमेंट और मीठा पानी लाती हैं, जिससे पानी मटमैला हो जाता है। इसलिए वहाँ प्रवाल नहीं उगते, वहाँ मैंग्रोव पाए जाते हैं। भारत में प्रवाल मुख्य रूप से लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में मिलते हैं। ठीक है, गर्म का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी, गुनगुना पानी। गर्म पानी का कहने का मतलब है कि जो आर्कटिक वाला पानी नहीं चाहिए, सामान्य तापमान चाहिए, और इतना भी ज़्यादा तापमान नहीं चाहिए कि जूजेंथिली अलग कर दे कोरल और सफ़ेद हो जाए और कुछ दिनों में मर जाए। कोरल रीफ की हालत ख़राब है इस समय, जो ऑस्ट्रेलिया वाली है, ग्रेट बैरियर। 24वें नंबर का प्रश्न है, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा और कोरल का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, किसके लिए प्रसिद्ध है? वेम्बनाड कोल में होती है नौका दौड़। ठीक है, प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है ये। बी है इसका आंसर। खारे पानी के मगरमच्छ के लिए नहीं है, तैरते हुए द्वीपों के लिए तो वो है ना मेघालय का। प्रवासी साइबेरियन सारस के लिए नहीं है। देखिए, केरल की जो प्रसिद्ध वेम्बनाड झील एक विशाल आर्द्रभूमि प्रणाली है जो अपनी सुंदर कयालों और ओणम त्यौहार के दौरान आयोजित होने वाली पारंपरिक नौका दौड़ यानी बोट रेस के लिए जानी जाती है। 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, 25 प्रश्न थे इसमें। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम कैसे करते हैं? समुद्री जहाज़ों के रास्ते को आसान बनाते हैं। गलत। वे बादलों को आकर्षित करके तटीय इलाकों में भारी वर्षा कराते हैं। वे समुद्र के पानी को पूरी तरह से मीठा बना देते हैं। वे आने वाली सुनामी और चक्रवातों की तीव्र लहरों की ऊर्जा को सोखकर तनावों को कटान से बचाते हैं। ये है इसका आंसर। हाँ, तटों को कटान से बचाते हैं। ठीक है, वे आने वाली सुनामी और चक्रवातों की तीव्र लहरों की ऊर्जा को सोखकर तटों को कटान से बचाते हैं। देखिए, मैंग्रोव वृक्षों की उलझी हुई और मजबूत जड़ प्रणालियां तटीय किनारों को बांधकर रखती हैं। चक्रवात आए, तूफान आए या सुनामी आए तो क्या है, वन एक दीवार की तरह खड़े होकर तेज लहरों के थप्पड़ों को धीमा कर देते हैं, थपेड़ों को, जिससे होता क्या है, जान माल का नुकसान बहुत कम हो जाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है मैंग्रोव। हर वृक्ष इम्पोर्टेंट है वैसे तो पृथ्वी पर, तो नए पेड़ लगाने से अच्छा है पुराने जो हैं उनको कटने से बचाया जाए। ठीक है, नए लगाने से कुछ नहीं होने वाला। नए लगाकर इतना वो बढ़ेंगे, इतना बड़े होंगे, सालों लग जाते हैं बढ़ने में, और कार्बन एमिशन तो बढ़ ही रहा है, तो नया पेड़ नहीं रोक सकता उसको।
पुराने जो लगे हैं उसको कटने से रोकना। तो ये जो दूसरा अध्याय है ये कवर हो गया एनवायरनमेंट इकोलॉजी का। 25 प्रश्न में उड़ा दिया हमने इसको। धन्यवाद।